सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं अर्जुन तुंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी विषय में अध्यापन कर रहे थे काव्य खंड के बारे में, और आज का हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु होगा वो होगा सुमित्रानंदन पंत का परिचय। आज हम सुमित्रानंदन पंत का परिचय पढ़ने वाले हैं। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे और ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करेंगे ताकि भविष्य में आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता महसूस ना हो। आपकी कक्षाओं की दृष्टि से देखते हुए यह सुमित्रानंदन पंत बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर बात करें तो आगे प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीट का एग्जाम है और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बनकर अवश्य आता है। तो सुमित्रानंदन पंत का जो भी जीवन परिचय था या साहित्यिक परिचय था, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो सभी आज आपको याद हो जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सुमित्रानंदन पंत की। सबसे पहली चीज जो बहुत सारे बच्चे अगर पहली बार सुमित्रानंदन पंत का नाम सुन रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि सुमित्रानंदन पंत पुरुष हैं या महिला। पहला प्रश्न ये होता है, नाम से आपको पता चल रहा होगा महिला है, परंतु ये एक महान कवि है। ध्यान दें, पुरुष है। और इनके आगे मैंने लिखा हुआ है छायावादी कवि। सुमित्रानंदन पंत का जो वाद था, जिसका संबंध था, वह था छायावाद से, इसलिए इन्हें छायावादी कवि कहा जाता है। तो शुरुआत करते हैं। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी कोसानी नामक स्थान पर अल्मोड़ा जिले में उत्तराखंड में हुआ था। 20 मई 1900 ईस्वी कोसानी अल्मोड़ा उत्तराखंड में सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था। बात करें इनकी मृत्यु की तो 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को प्रयागराज में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी शिक्षा की बात करें तो इनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में ही संपूर्ण हुई है। बनारस और इलाहाबाद में इन्होंने लगभग सभी कक्षाएं उत्तीर्ण कर अपनी शिक्षा समाप्त कर ली थी। वाद की बात करते हैं। सबसे पहले छायावाद। देखो, छायावाद के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। बात करते हैं हम डॉक्टर नगेंद्र की हिंदी साहित्य के इतिहास के आधार पर। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का जो विद्रोह होता है उसे छायावाद कहते हैं। या आप छाया के बारे में हम बात ना करके हम बताते हैं कि छायावाद से संबंधित जो कवि हैं, हिंदी साहित्य में बहुत सारे वाद हुए हैं। छायावाद हुआ, हालावाद हुआ, प्रगतिवाद हुआ, प्रयोगवाद हुआ, बहुत सारे वाद हैं। इसी तरह छायावाद भी एक नाम दिया गया है। सन 1918 से लेकर 36 तक के वाद को हम छायावादी काल कहते हैं। छायावादी काल में 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उन चारों प्रमुख स्तंभों में सुमित्रानंदन पंत भी अपना अहम योगदान देते हैं। 3 जो प्रमुख छायावादी कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन तीनों के अलावा कोई भी छायावादी कवि नहीं है। एकमात्र कवियत्री महादेवी वर्मा जो छायावादी कवियत्री मानी जाती है। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये 4 कवि और एक कवियत्री, ये सभी छायावाद के कवि माने जाते हैं। मात्र 4 हैं। उन्हीं में से एक कौन है? सुमित्रानंदन पंत। छायावाद के अंदर प्रकृति का जो वर्णन किया जाता है उसे छायावाद कहते हैं। इसी के आधार पर प्रगतिवाद, और एक है इनका जिससे संबंध है वह है अरविंद दर्शन। अरविंद दर्शन का मतलब होता है मानवतावाद, अर्थात इनका जो दर्शन है वह मानवतावाद से जुड़ा हुआ है, छायावाद से जुड़ा हुआ है और प्रगतिवाद से जुड़ा हुआ है। बात करते हैं, सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि या प्रकृति का चितेरा कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि इसलिए कहा जाता है कि इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वह सभी प्रकृति पर आधारित है, प्रकृति की हरियाली पर आधारित है। जितनी भी रचनाओं का अध्ययन करेंगे सभी रचनाएं प्रकृति पर आधारित होने के कारण इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। आगे चलते हैं। सुमित्रानंदन जो पंत हैं उनका मूल नाम है गोसाई दत्त। उनका मूल नाम क्या है? गोसाई दत्त। आगे देखते हैं सुमित्रानंदन पंत की कुछ रचनाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से और संपूर्ण कक्षाओं की दृष्टि से।
एक बार इनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ग्रंथि, ग्राम्या, गुंजन, चिदंबरा, स्वर्ण विहार, स्वर्णधुली, स्वर्ण किरण, वाणी, वीणा, युगांत, युगधारा, पल्लव, लोकायतन, कला व बूढ़ा चांद, कादी के फूल, ये प्रमुख रचनाओं में से हैं। बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं परंतु ये प्रमुख रचनाएं। बात करते हैं ग्रंथि। ग्रंथि की रचना, इन्होंने कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिनका सन एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए जिन जो महत्वपूर्ण है उनके आगे मैंने सन लगा दिया है तो सभी को याद रहे। ग्रंथि 1929 में, फिर दूसरी है ग्राम्या, गुंजन 1932 में, चिदंबरा, स्वर्ण विहार, स्वर्णधुली 1947 में, स्वर्ण किरण 1947 में, वाणी 1957 में, वीणा 1927 में, युगांत 1936 में, युगधारा और पल्लव 1926 में। लोकायतन इनका महाकाव्य है। जो लोकायतन महाकाव्य है ये महात्मा गांधी पर आधारित माना जाता है और 1964 में इसका प्रकाशन हुआ। बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार महाकाव्य है, अगर मौका मिले तो पढ़कर अवश्य देखें। कला और बूढ़ा चांद बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, इसके बारे में भी आगे अध्ययन करने वाले हैं हम। इनकी एक रचना है जिसका नाम है खादी का फूल। खादी का फूल, इस रचना को दो कवियों ने मिलकर लिखा है, सुमित्रा नंदन पंत और हरिवंश राय बच्चन। पंत और बच्चन ने मिलकर खादी के फूल रचना लिखी है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। छायावादी कविता की बात करें तो ये सभी छायावादी कवि होने के कारण इन छायावादी कविता है। तो छायावादी जो इनकी प्रथम कविता थी उसका नाम है उच्छ्वास। छायावादी सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम छायावादी कविता कौन सी है? उच्छ्वास, जिसका प्रकाशन हुआ था 1920 में। और सुमित्रा नंदन पंत की अंतिम छायावादी जो रचना है उसका नाम है गुंजन, जिसका प्रकाशन हुआ था 1932 में। अब बात करते हैं इनके पुरस्कारों के बारे में। लगभग इनको सभी पुरस्कार दिए गए हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सोवियत लैंड पुरस्कार, और हम बात करें पद्म भूषण विभूषण, ये भी इनको मिले हुए हैं। इनकी एक रचना थी चिदंबरा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इस चिदंबरा पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को ही मिला था और वो मिला था 1968 में। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार अब तो मिलने लगे हैं परंतु प्रथम बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इनकी दूसरी रचना मैंने बताई थी अभी, कला व बूढ़ा चांद। इस पर इनको 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में। 1961 में इनको पद्म भूषण से नवाजा गया था। थोड़ा सा परिचय रह गया था। इनके पिता का नाम गंगाधर दत्त है, याद रखें सभी बच्चे। माता का नाम सरस्वती देवी है और इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था रूपाब, जो थी सन 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। रूपाब पत्रिका एग्जाम में पूछी जाती है। इन्हीं के विषय से संबंधित हम बात करते हैं। सन 1950 से लेकर 57 तक लगभग 6-7 वर्षों तक इन्होंने आकाशवाणी में परामर्शदाता के रूप में कार्य किया था। पंत को संवेदन इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। पंत को संवेदन इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। अगर कक्षा 9 की बात करें तो कक्षा 9 में इनकी एक कविता है जिसका नाम है ग्रामश्री। इसका अध्ययन हम करेंगे आने वाले वीडियो में। ये ग्रामश्री जो इनकी कविता है ये ग्राम्या काव्य संग्रह से ली गई है। ग्राम्या काव्य संग्रह से ली गई है और इस ग्रामश्री कविता में विशेष ध्यान दें, पूर्णतः प्रकृति का चित्रण किया गया, पूरी तरह प्रकृति का चित्रण किया गया है। ग्रामीण प्रकृति, हरी हरी फसलों के बारे में वहां वर्णन किया गया है, जो हम विस्तृत अध्ययन करेंगे जब ग्रामश्री का हम अवलोकन करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। तो ग्रामश्री के जो भी सुमित्रा नंदन पंत में प्रकृति के बारे में, हरियाली के बारे में जो चित्रण किया है वह आपको पता चल जाएगा। इनकी भाषा की बात करें तो इनकी जो भाषा थी वह बांग्ला भाषा भी थी और अंग्रेजी भाषा भी थी और संस्कृत भाषा भी थी। तीनों भाषाओं पर इनकी अच्छी कमांड थी। बांग्ला लो, चाहे अंग्रेजी लो, चाहे संस्कृत लो, हिंदी तो थी। सुंदर से हृदय और भाविक कवि थे।
सुमित्रानंदन पंत सुंदर सहृदय और भावी कवि थे। बहुत ही जल्द भावुक हो जाते थे और भावुक होने के कारण इनका प्रकृति से अत्युत्तम प्रेम था, जिसके कारण इनको प्रकृति का क्या कहा जाता है? शाबाश, सुकुमार, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। बात करें असहयोग आंदोलन में तो सन 1920 में गांधी जी के साथ इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। यह हमारा सामान्य सा परिचय हुआ सुमित्रानंदन पंत का, जो कि एक छायावादी कवि हैं। आपको यहां से प्रश्न बनकर निश्चित तौर पर परीक्षाओं में आएगा, तो आपको यह रटना है, याद करना है। सुमित्रानंदन पंत की जो भी कविता है वो मैं आने वाले वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।